एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने डिडक्टिव मेथड पढ़ा था। इकोनॉमिक्स की कार्यविधि चैप्टर अपने स्टार्ट किया था। उसमें हमने निगमन विधि डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा था, उसका मीनिंग जाना था और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरी प्रणाली, जो दूसरी विधि है इकोनॉमिक्स की कार्यविधि की, इंडक्टिव मेथड आगमन प्रणाली, उसके बारे में पढ़ते हैं। आगमन प्रणाली की मुख्य विशेषता है कि इसका क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर आता है, जबकि निगमन प्रणाली सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है या उसका क्रम वह रहता है। इसका क्रम है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामों में, जो कंपटीशन्स के एग्ज़ाम होते हैं डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आगमन प्रणाली होती क्या है? इस रीति के अंतर्गत आर्थिक तत्वों के अध्ययन, निरीक्षण तथा विश्लेषण से विशिष्ट निष्कर्षों के आधार पर सामान्य निष्कर्षों, सिद्धांतों या नियमों का निर्माण किया जाता है। यानी पहले जो विशिष्ट नियम होते हैं उनका गहन अध्ययन, निरीक्षण और विश्लेषण करते हैं और उनको आधार मानकर सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन इस विधि के अंतर्गत करते हैं। प्रोफेसर किन्स के अनुसार आगमन प्रणाली में हम अनेक उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य नियम की स्थापना करते हैं। यानी पहले अनेक नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर एक सामान्य नियम बनाया जाता है। जैसे हम पानी में एक कंकर फेंकते हैं और वह डूब जाता है, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा कंकर फेंकने पर वह डूब जाते हैं। तो इस बात का अवलोकन करने से और प्रयोग करने के आधार पर हम सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं कि कंकर पानी में डूबता है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में अगर राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि सभी कम दाम पर वस्तुओं का क्रय करते हैं, या मजदूरी बढ़ने पर सब अधिक काम करते हैं, या मूल्य बढ़ जाने पर सब वस्तु की खरीद कम कर देते हैं, तो इन व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस प्रकार विशिष्ट से सामान्य खोज की रीति ही आगमन रीति कहलाती है। यह प्रोफेसर किन्स बताते हैं। आगमन प्रणाली के भी दो रूप हैं। पहला रूप है प्रायोगिक रूप और दूसरा है सांख्यिकी रूप, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म और स्टैटिकल फॉर्म। प्रायोगिक रूप क्या है? जिसमें विशिष्ट प्रयोगों के आधार पर सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं या सामान्य सिद्धांतों की सत्यता को परखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में। दूसरा जो इसका रूप है स्टैटिकल रूप, सांख्यिकीय रूप। इसमें विभिन्न व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं या घटनाओं के तथ्य एकत्रित कर उनके विश्लेषण से सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म था, प्रायोगिक रूप था, उसमें तो सत्यता को परखा जाता था प्रयोगों के आधार पर। इसमें क्या है? इसमें सांख्यिकी में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, डेटा कलेक्शंस किया जाता है, फिर उनका एनालिसिस किया जाता है और सामान्य सिद्धांत बनाए जाते हैं। दोनों फॉर्म में बनाते सामान्य सिद्धांत ही हैं, लेकिन बनाने के तरीके अलग हैं। प्रायोगिक रूप में एक्सपेरिमेंट के द्वारा करते हैं और इसमें सांख्यिकी रूप में डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण करके बनाते हैं सामान्य सिद्धांत। यह रीति आंकड़ों और तथ्यों के संकलन पर निर्भर होने के कारण अधिक व्यवहारिक व उपयोगी है। जो आगमन रीति है यह आंकड़ों और तथ्यों के संकलन पर निर्भर होने के कारण अधिक व्यवहारिक हैं, जबकि निगमन विधि कोई डेटाबेस नहीं थी, वह तो केवल स्वयं सिद्ध जो आधारभूत मान्यताएं थी उनको लेके उसमें नियम तैयार होते थे, जबकि इसमें डेटा का अधिक यूज किया जाता है, इस वजह से यह ज़्यादा व्यवहारिक है। निगमन प्रणाली की तरह ही आगमन प्रणाली के भी बहुत सारे अन्य नाम हैं। आगमन प्रणाली को ऐतिहासिक प्रणाली कहा जाता है क्योंकि आगमन प्रणाली ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित रहती है। वास्तविक प्रणाली भी इसको कहा जाता है क्योंकि वास्तविक तथ्यों एवं घटनाओं पर आश्रित होती हैं। सांख्यिकी प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि सांख्यिकी संकलन
पर निर्भर हैं या सांख्यिकी का इसमें ज़्यादा यूज किया जाता है, इस वजह से इसको स्टैटिकल मेथड्स भी कहा जाता है। प्रायोगिक प्रणाली भी इसको कहा जाता है क्योंकि वास्तविक प्रयोगों पर यह आधारित होती हैं और विभिन्न प्रकार से परस्पर निर्भर एकत्रित तथ्यों के समन्वय द्वारा, यानी जो तथ्य डेटा जो प्राप्त होते हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। कोऑर्डिनेशन के द्वारा, समन्वय के द्वारा सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचने के कारण इसे सिंथेटिक मेथड यानी समन्वयक मूलक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो आगमन प्रणाली के भी 5 अन्य नाम हैं: ऐतिहासिक प्रणाली, वास्तविक प्रणाली, सांख्यिकी प्रणाली, प्रायोगिक प्रणाली, समन्वय मूलक प्रणाली। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि एक ऑप्शन दे दें जो निगमन प्रणाली का अन्य नाम हो, 3 इसके दे दें और पूछ लें कि निम्न में से कौन सा आगमन प्रणाली का अन्य नाम नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आगमन प्रणाली के गुण, लाभ, महत्व क्या क्या हैं। पहला इसका लाभ है निष्कर्ष, वास्तविकता के निकट एवं विश्वसनीय। यह इसका लाभ क्यों है? क्योंकि वास्तविकता के निकट इस वजह से होता है क्योंकि इसमें डेटा लिए जाते हैं, डेटाओं का उनका अच्छी प्रकार से डेटा कलेक्शन किया जाता है अच्छी मेथड्स के द्वारा, फिर उनका अच्छी प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। इस वजह से निष्कर्ष जो निकलते हैं वह वास्तविकता के निकट होते हैं और विश्वसनीय पाए जाते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरिट है वह है निष्कर्षों की जांच संभव, क्योंकि डेटा का हर स्तर पर जांच की जा सकती है। क्योंकि इसके जो 2 रूप हमने देखे हैं, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, प्रायोगिक, उसमें भी डेटा की जांच संभव है और सांख्यिकी फॉर्मेट में भी डेटा की जांच संभव है। इस वजह से जो इसके कंक्लूजन्स निकलते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, उनकी भी जांच की जा सकती है। यह भी इस विधि का अच्छा गुण है। तीसरा प्रायोगिक दृष्टिकोण जो निगमन प्रणाली का दोष था वह इसका गुण है। इसमें इन्होंने प्रायोगिक यानी डायनेमिक अप्रोच को अपनाया है कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे यह विधि उसके लिए उपयोगी है, यानी उन सभी बातों का यह समावेश करती है। इसमें स्थिर दृष्टिकोण को नहीं अपना के प्रायोगिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। और दूसरा निगमन प्रणाली की पूरक, यानी ये दोनों विधियां जो हैं एक दूसरे की पूरक हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे की विरोधी हैं। इसका यह गुण है कि यह निगमन प्रणाली की पूरक है, दोनों साथ साथ काम करती है। यह इसके गुण एवं लाभ हो गए। अब बात करते हैं आगमन प्रणाली के दोष एवं अवगुण, इसकी हानियां क्या क्या हैं। पहली इसकी हानि है जटिल और कठिन प्रणाली है। यह प्रणाली बाहर से देखने में जितनी सरल है व्यवहार में उतनी ही कठिन है, क्योंकि आर्थिक घटनाओं संबंधी आंकड़ों और तथ्यों को एकत्रित करना और उनमें पारस्परिक समन्वय स्थापित करना प्रत्येक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा काम प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। इस वजह से यह कठिन और जटिल प्रणाली मानी गई है। दूसरी यह खर्चीली प्रणाली है। विशिष्ट जो घटनाएं होती हैं इकोनॉमिक प्रणाली की, उनसे संबंधित आंकड़ों सूचनाओं को एकत्रित करना, उनको प्रयोग में लेने में विस्तृत यांत्रिक व्यवस्था करनी पड़ती हैं। अन्वेषक रखना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आंकड़ों का संकलन करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, इनमें धन और समय ज़्यादा खर्च होता है कंपैरिजन टू डिडक्टिव मेथड के। इस वजह से इस प्रणाली का दोष है कि यह खर्चीली मानी गई है। पक्षपात की इसमें संभावना है। विशिष्ट आंकड़ों और सूचनाओं के एकत्रीकरण व प्रयोगों में अन्वेषकों के व्यक्तिगत विचारों और पक्षपात की इसमें बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। यह इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण दोष है कि इसमें पक्षपात जो है वह काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स जो अन्वेषक होते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा डेटा कलेक्शन की पूरी प्रोसेस अपनाई जाती है और डेटा ही वह आधार है जिसके आधार पर निष्कर्ष निकलते हैं। इस वजह से इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है और इसीलिए कहा गया है कि आंकड़े कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं और कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। अन्वेषक निष्कर्षों को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता है। डेटा में फेरबदल करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन में फेरबदल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका दोष है सीमित क्षेत्र के निरीक्षण पर दोषपूर्ण निष्कर्ष।
आगमन जो प्रणाली है, इंडक्टिव जो मेथड है, इसकी सार्थकता, सत्यता बहुत विस्तृत क्षेत्रों के अध्ययन एवं निरीक्षण पर निर्भर करती है। यानी यह प्रणाली तभी उपयोगी रहती है जब इसका जो क्षेत्र हो वह बड़ा होना चाहिए। छोटा अगर आपने सैंपल ले लिया तो फिर यह विधि ज़्यादा कारागार सिद्ध नहीं होगी। अगर साधन और समय की सीमितता के कारण जल्दी में सीमित क्षेत्र के अध्ययन और निरीक्षणों से सिद्धांत या नियम का प्रतिपादित कर दिया जाता है तो इसमें त्रुटि की संभावना अधिक बनी रहती है। इस वजह से यह विधि वहीं काम में ली जाती है जहां क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो। और नेक्स्ट दोष है अर्थशास्त्र के विकास में अपर्याप्त। अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास के लिए केवल आगमन प्रणाली अपर्याप्त है। विनिमय, वितरण और कारागार के क्षेत्र में इस प्रणाली का प्रभावपूर्ण उपयोग न होने से अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास संभव नहीं है, क्योंकि विनिमय, वितरण, इनमें डिडक्टिव मेथड काम में ली जाती है। इस वजह से हाँ, अपन यह कह सकते हैं कि न तो आगमन प्रणाली पूर्णतया इकोनॉमिक्स का विकास कर सकती हैं, पर्याप्त हैं उसके विकास में, न निगमन प्रणाली इकोनॉमिक्स के विकास में पूर्णतया पर्याप्त हैं। तो दोनों जो प्रणालियाँ हैं इसका हमने डिटेल से अध्ययन किया, डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड का। दोनों प्रणालियों के कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हैं। इन दोनों ही जो प्रणालियाँ हैं इकोनॉमिक्स का विकास करने में अपर्याप्त हैं। इस वजह से तीसरी जो मेथड्स हैं उसका प्रारंभ हुआ, साइंटिफिक मेथड्स, वैज्ञानिक रीति। उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं जो निगमन रीति हैं उसके समर्थक थे एडम स्मिथ, J.S. मिल, रिकार्डो। ये सब प्रतिष्ठावादी परंपरागतवादी अर्थशास्त्री हैं। आगमन रीति के जो समर्थक हैं रोसर, लिस्ट, नीज, स्मॉलर आदि, ये सब आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। अब बात करते हैं जो तीसरी मेथड्स हैं। पहले निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। साइंटिफिक मेथड से पहले दोनों प्रणालियां आवश्यक एवं एक दूसरे की पूरक व सहयोगी हैं। यानी दोनों जो प्रणालियां हैं यह विरोधी नहीं है। दोनों जब साथ में काम करेगी, साथ में यूज किया जाएगा, तभी इकोनॉमिक्स का पूर्णतया विकास हो पाएगा। क्योंकि उपभोग एवं मूल्य सिद्धांत में निगमन जो डिडक्टिव प्रणाली है वह उपयुक्त हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत प्रयोगात्मक अध्ययन संभव नहीं रहता। यानी जो एक्सपेरिमेंटल इनके अंतर्गत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही उत्पत्ति, राजस्व एवं व्यापार चक्रों के क्षेत्र में जहां आवश्यक पर्याप्त आंकड़े एवं सूचनाएं उपलब्ध होती हैं वहां आगमन प्रणाली उपयुक्त होती है, क्योंकि वहां डेटा का विश्लेषण करना, प्रयोग करना, सांख्यिकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों ही जो मेथड्स हैं वह परस्पर विरोधी नहीं होकर एक दूसरे की पूरक हैं। और इसी कारण तीसरी रीति का उद्भव हुआ, साइंटिफिक मेथड का, वैज्ञानिक रीति का। यह रीति निगमन तथा आगमन रीतियों का एक वैज्ञानिक समन्वित रूप है। यानी दोनों विधियों को, डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों मेथड्स को मिलाकर इस रीति का निर्माण किया गया है। इस रीति की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस रीति की विशेषताएं हैं, यह निगमन एवं आगमन रीति का वैज्ञानिक समन्वित रूप है। यह सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं के समाधान, समस्याओं के अध्ययन में उपयुक्त हैं। यह प्रावेगिक रीति है, यानी डायनेमिक अप्रोच को फॉलो करती हैं। निकाले गए निष्कर्ष प्राय सत्य और सही होते हैं। अर्थशास्त्र के विकास के लिए उपयुक्त एवं पूर्ण रीति हैं, क्योंकि जो दोनों मेथड्स इसमें यूज किए गए हैं, डिडक्टिव मेथड भी इसमें काम में लिया गया है और इंडक्टिव मेथड्स जो हैं वह भी इसमें काम में लिया गया है। इस वजह से अर्थशास्त्र के पूर्ण विकास के लिए यह मेथड्स पर्याप्त हैं या फुलफिल हैं। वैज्ञानिक आर्थिक अनुसंधान के 5 चरण या वैज्ञानिक रीति में कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जब इकोनॉमिक्स कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उसके निस्तारण के लिए 5 चरण अपनाए जाते हैं। आर्थिक समस्याओं के अनुसंधान में वैज्ञानिक रीति को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण है आर्थिक समस्या का चुनाव। सबसे पहले समस्या का चयन करना पड़ता है।
सर्वप्रथम जो अनुसंधान करता होता है उसको इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उसका चुनाव करना पड़ता है। आर्थिक समस्या के चुनाव में प्राय यह ध्यान रखा जाता है कि समस्या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक उपयोग की हो। इसका क्षेत्र व्यापक भी हो सकता है अथवा संकुचित भी हो सकता है। यह अनुसंधानकर्ता के साधनों और समय से प्रभावित होगा। इस वजह से स्पष्ट है कि समस्या के चुनाव के साथ साथ उसे ठीक प्रकार से परिभाषित भी किया जाना चाहिए, उसको सही प्रकार से समझा जाना चाहिए, जिससे कि बाद में अनावश्यक भ्रम पैदा नहीं हो। इस वजह से पहला जो स्टेप है वह यह है कि सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या का चयन किया जाता है। आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट इसका स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। जब समस्या की पहचान हो गई, समस्या से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा और उससे संबंधित डेटा कलेक्शन किए जाएंगे, आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। उदाहरणार्थ अगर बेरोजगारी का अध्ययन करना है तो अर्थशास्त्री को विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग आंकड़े संकलित करने होंगे। मजदूरी दरें, विभिन्न उद्योगों में मजदूरी दरें, रिक्त पड़े स्थान, काम करने के इच्छुक लोगों के आंकड़े, उनके द्वारा मांगी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी जिस पे वह श्रम करने के लिए इच्छुक हैं, इन सभी बातों का डेटा कलेक्ट अपने को करना होगा। तो दूसरा जो स्टेप है वह है ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्शन। तीसरा है बिल्डिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। यह क्या स्टेप है समझते हैं। किसी भी आर्थिक समस्या के अवलोकन तथा उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने, संकलन करने के बाद अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के तीसरे चरण में परिकल्पना का निर्माण करना होता है, हाइपोथेसिस बनानी होती हैं। इसके लिए आंकड़ों को समुचित ढंग से व्यवस्थित करके उनसे तर्क संगत अनुमान लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अन्वेषणकर्ता द्वारा आर्थिक समस्या की एक सामान्य अनुमानित व्याख्या करने की क्रिया को ही परिकल्पना निर्माण कहा जाता है। यानी उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से संबंधित एक जर्नल अनुमानित उसका एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे ही परिकल्पना निर्माण कहा जाता है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि परिकल्पना बिना जांच किया गया एक अनुमान है, यानी परिकल्पना यानी पहले की कल्पना है, एक एस्टिमेटेड कल्पना है बिना जांच के। यह इसका तीसरा चरण है। चौथा है प्रिडिक्शंस, भविष्यवाणी या निष्कर्ष कर सकते हैं। आर्थिक समस्या के संबंध में अनुसंधान करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, उनको परिकल्पना के निर्माण के बाद चौथे चरण में परिकल्पना के आधार पर जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उनके आधार पर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना होता है। ये निष्कर्ष अधिक विशिष्ट होते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं। यह निष्कर्ष वर्तमान, भूतकाल और भविष्य से संबंधित हो सकते हैं। जिन आर्थिक घटनाओं के निष्कर्षों की जानकारी पूर्व में न हो किंतु भावी अवधि से संबंधित हो तो उससे भविष्यवाणी कहा जाता है, उसकी फोरकास्टिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ द थ्योरी, जो सिद्धांत जो अपन ने प्रतिपादित किया है इन 4 चरणों के द्वारा, वह 5वां चरण, इसमें लास्ट में सिद्धांत की जांच की जाती है। जब आर्थिक अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, किसी थ्योरी, किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो इस सिद्धांत की जांच व्यवहारिक अनुभव तथा वास्तविक अनुभवों एवं तथ्यों से की जाती है। यदि प्रतिपादित सिद्धांत कई बार वास्तविक अनुभव एवं तथ्यों से मेल खा जाता है तो ऐसे सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जबकि यदि इसके विपरीत सिद्धांत व्यवहारिक जीवन के वास्तविक अनुभवों एवं तथ्यों से मेल नहीं खाता तो इस सिद्धांत को कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी जगह नया श्रेष्ठ सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। आर्थिक सिद्धांत की जांच के संबंध में मुख्यतः 2 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा के विद्वान कहते हैं कि सिद्धांत की जांच का आधार उन मान्यताओं की जांच होना चाहिए जिन मान्यताओं पर सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। यानी 2 तरीके से सिद्धांत की विचारधाराएं, पहली मान्यता संबंधी दृष्टिकोण है और दूसरा भविष्यवाणी संबंधी दृष्टिकोण है। ये 2 प्रकार के दृष्टिकोण हैं सिद्धांतों के। धन्यवाद। ये अपना टॉपिक यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।